अनसर्टेनिटी उन्हें समझ में नहीं आया, फिर बोल रहे बीच में बदतमीजी करते चले जाते हैं। जब मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, किताब का नाम कोट कर रहा हूं, राइटर को कोट कर रहा हूं, पेज कोट कर रहा हूं, यही मैं कहना चाहता हूं। झूठ का प्रपंच जो कम्युनिस्टों ने बनाया था, अब सूचना की क्रांति में उसके परखचे मुझे पता होगा। तो जब आपको ज्ञान कम है पुरानी राजनीति का, तो आप थोड़ा समझ के बोलिए। और बहुत सी बातें जो होती हैं वो समय पे बोली जाती हैं। कितने साल से राजनीति में है? कितने साल से राजनीति में देखा कि अपने घटक दलों के साथ धोखेबाजी, 420 झूठ मक्कारी कर रहे हैं, तो ये जनता के साथ क्या करेंगे? इन्होंने जनता ने समझ लिया कि धोखेबाज लोग। पर्सनल अटैक तारिक अहमद जारी करने लगेगा तो पूनावाला जी बैठ ना पाएंगे। आप पर्सनल अटैक मैंने किया ना, तो आप बैठ ना पाएंगे। फिर आप कहेंगे समाजवादी वाले ऐसी बात कर रहे हैं। अब तो जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। जहां समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रही है, वहीं ममता और नीतीश जैसे नेता कांग्रेस से मुंह फेर लिया है। इससे कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इसी पे जोरदार डिबेट। वास्तविकता यह है अमीश जी कि ये सारे दल पिटी पिटाई मानसिकता के पुराने धुराने फार्मूलों के ऊपर टिके हुए हैं। ये 21वीं सदी में कभी आए नहीं। इनकी घड़ी 1970, 80 और 90 के दशक में अटक गई है। इसलिए इनको लगता है जाति का कार्ड खेलेंगे, तुष्टीकरण का कार्ड खेलेंगे और सब कुछ परिवार के पास रहेगा, फिर भी जनता इनको वोट कर देगी। पर अब साक्षरता दर 80% से ऊपर है, मिलेनियम जनरेशन है, 21वीं सदी है, सबके पास सूचना है, सबको अच्छी तरह पता है कि ये जाति का चूरन देकर अपने परिवार को संपत्ति अर्पित करने का दौर चला गया जनाब। परिवारवाद के सारे स्तंभ उत्तर से दक्षिण तक ढह गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको आप हिंदुत्व कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली में हिंदू पोलराइजेशन नहीं है। ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए, अब 2 पीढ़ियां हो गई अंग्रेजों के बाद की। अब ये भारत का नैसर्गिक स्वरूप स्वाभिमान और आत्म गौरव के साथ उभर रहा है। मगर मैकाले और मार्क्स की विरासत को अपनी मानसिकता में रखे हुए लोगों के लिए इसको समझना मुश्किल है। ये आपके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि आप मैकाले और मार्क्स के मनोरोग से ना तो मार्क्सवाद खत्म होगा, ना वामपंथ खत्म होगा। ये 19-20 के इलेक्शंस में हार और जीत से आप वामपंथ को चैलेंज मत करिए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, क्या हम जानते नहीं है कि सांप्रदायिक राजनीति आप करते आए हैं 1992 से पहले से? हमेशा आपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे कोई स्ट्रगल नहीं किया। उस वक्त भी यही समस्या थी। 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था, तब भी आप लोग इसी में लिप्त थे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम में। महात्मा गांधी का एक असैसिनेशन हुआ, वो भी सांप्रदायिकता के तहत हुआ, और एक हिंदू ने ही किया, जो एक सबसे पहला जिसको हम आतंकवादी मानते हैं, आजाद हिंदुस्तान का। तो क्या ये सब चीजें सत्य नहीं है? कौन सी 21वीं सदी? हम तो बात करते हैं विज्ञान की और वैज्ञानिक सोच की, और आप क्या बात करते हैं? अगर किसी आदमी ने क्वेश्चन कर दिया कि बाबा रामदेव गौमूत्र बेचते हैं 90 रुपए का और दूध बेचते हैं 40 रुपए का, तो क्या ज्यादा महंगा हुआ और क्या ज्यादा जरूरी है और किस तरह की दिशा में हम चल रहे हैं, तो आपको क्यों दर्द होता है? आप वैज्ञानिक सोच की बात करिए ना। डरे हुए लोगों को ईश्वर का डर दिखा करके राजनीति करना, क्या यह देश को ले जाएगा और सुपर पावर बनाएगा संस्कृति के नाम पर, या पिछड़ा हो जाएगा? हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है। देखिए, बिल्कुल संक्षेप में कहता हूं। देखिए, जो मार्क्स के बारे में कही, कितनी मजेदार बात है अमीश जी। अरे मार्क्स को अपनी धरती पर नकार दिया गया, लेनिन को अपनी धरती पर नकार दिया गया, मगर उसके झंडा बरदार, अलंबरदार आज भी यहां आकर उस गफलत की दौर में जीते रहना चाहते हैं। और रही बात वैज्ञानिकता की और इन सारी बातों की, तो जनाब जिसको आप सनातन धर्म को उन्मूलन की बात करते हैं, समझिए एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेके सबसे पहला गैलेक्सीज में अपना सोलर सिस्टम के बियॉन्ड सैटेलाइट के द्वारा परग्रही सभ्यता को संदेश लिखने वाले कार्ल सेगन से लेके, इरविन श्रोडिंगर से लेके, नील्स बोर से लेके वर्नर हाइजेनबर्ग तक के वैज्ञानिकों को उसमें ज्ञान नजर आया है। रॉकेट साइंस के फादर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था हरमन ओबर्ट, उसको ज्ञान नजर आया है। नोबडी फॉलोड हिंदुइज्म। इनमें से किसी ने हिंदू धर्म का ना पालन किया और ना कोई ऐसी साइंटिफिक थ्योरी थी जिसको इन्होंने जहां बता दीजिए कौन सी थ्योरी कहां लिखी है, या धरती स्थिर थी, वो अवैज्ञानिक था, वो आपको समझ में आ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर विवेक जी, और उसको दिखाइए कौन से हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है। सारी की सारी बातें इक्वेशन बता दीजिए, सारी की सारी बातें अब जनता का। अब आपका मेरा निवेदन है, आज के विषय पर आते हैं। आपने बोला कि उनमें से कोई भी हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करता था, लेकिन ये देश तो सनातन और हिंदुइज्म को फॉलो करता है ना। यही तो खास बात है। जो हिंदू नहीं था, इसके बावजूद हिंदू धर्म ग्रंथों में विज्ञान देख रहा था। मगर कुछ लोग ऐसे हैं किस्मत के, आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए ना, कहां देखा? आप मुझे बता दीजिए किस हिंदू ग्रंथ में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा है, किस हिंदू ग्रंथ में E = mc² लिखा है, किस हिंदू ग्रंथ में न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा है? अब पूछा ना आपने, अब पूछा ना, मैं जवाब दे। अब सुनिए, इरविन श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ। सुनिए, इरविन श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ, जिसमें पूरा एक चैप्टर कृष्ण के ऊपर है। और सुनिए, मैं दूसरा आपको बताता हूं,
तारीख अहमद ने clear comment करी। किताब है अनकॉमन विजडम। भाई देखिए आपने हमने टर्न पे बोली, सुधांशु बोलिए आप। ये विवेक जी की बहुत गलत आदत नहीं, विवेक जी नहीं बोल रहे। लगते हैं। इरविन श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ, और जिसमें कि उन्होंने पूरा एक चैप्टर उपनिषदों पे लिखा है। अब सुनिए, फिट्जैक कैपरा की किताब है अनकॉमन विजडम, उसमें पेज नंबर 41-42 तो हर कोई किसी न किसी के बारे में करते हुए लिखता है कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ लेकिन डिस्कशन के आप दौरान वैज्ञानिक सोच- इस विवेक शांत। थ्योरी को जो अनसर्टेनिटी उन्हें समझ में नहीं आया, फिर बोल रहे हैं बीच में, बदतमीजी करते चले जाते हैं। जब मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, किताब का नाम कोट कर रहा हूं, राइटर को कोट कर रहा हूं, पेज कोट कर रहा हूं, यही मैं कहना चाहता हूं। झूठ का प्रपंच जो कम्युनिस्टों ने बनाया था, अब सूचना की क्रांति में उसके परखचे उड़ गए हैं। मार्क्स को मार्क्स की धरती पे पूछने वाला कोई नहीं है, मगर यहां पूछने वाले आज तक बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मार्क्स की और मैकाले की मानसिक मैरिजुआना से ग्रसित है। ये ड्रग्स हो गई है, जैसे ड्रग एडिक्ट को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ये मार्क्स और मैकाले की मारिजुआना के ड्रग एडिक्ट हो गए, इसलिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किताब, राइटर, पेज कोट करने में समझ में नहीं आ रहा। इस पे जवाब यह है कि जब लोगों ने देखा, जनता ने देखा कि अपने घटक दलों के साथ धोखेबाजी, 420 झूठ मक्कारी कर रहे हैं, तो ये जनता के साथ क्या करेंगे? इन्होंने जनता ने समझ लिया कि ये धोखेबाज लोग हैं, जनता ने वही इनको नुकसान पहुंचाया है। इनको किसी पार्टी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इनको जनता ने नुकसान पहुंचाया। इनकी मक्कारी, अय्यारी, धोखेबाजी और हाहाकारी मक्कारी कौन करा था? तारिक अहमद, कांग्रेस, खुल के कहूंगा तहसीन के साथ ना किया, लेकिन तहसीन पूनावाला समाजवादी के साथ धोखा दिया है, 420 की है। ओके तहसीन, मैं आपके शो में आता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की लैंग्वेज आपके शो में इस्तेमाल करता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का मैं समर्थक हूं, तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन लेता हूं। आप आपकी बात रखिए, तमीज के दायरे में रख के रखिए। 420 मक्कारी, गद्दारी, किस तरह की लैंग्वेज है? हम क्या सड़क की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या टीवी शो के ऊपर? ये किस तरह की लैंग्वेज है? इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह का भाषा में भी प्रयोग कर सकता हूं। आपको अच्छा लगेगा अमित जी? क्या है आप उनको रोकिए। उस दिन भी उन्होंने कमलनाथ जी के बारे में अनाप शनाप कहा, ये क्या, ये किस तरह का हो रहा है अमित जी? मैं आपके शो में आता हूं, अपनी बात रखता हूं। तहजीब के अंदर आप प्लीज बोलिए, प्लीज आप तहजीब में रखते बोलिए। नहीं बोल सकते तो प्लीज आप बोलिए कि कांग्रेस ने गलत किया। नेशनल टीवी इस तरह की भाषा, मक्कारी, ये क्या लैंग्वेज है? डायरेक्ट नहीं है, मैं कांग्रेस अमित जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मतलब ही होता है आप शब्दों का प्रयोग करें, ये नहीं होगा ना अमित जी। इट इज जो रॉन्ग है रॉन्ग है। उस दिन भी आपके शो पे आके कहते मैं नेता हूं, कमलनाथ नेता है, बराबरी के नेता है। थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है क्या कुछ? ये क्या हो रहा है आपके शो पे अमित जी? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। कोई किसी को भी आप ले आते हैं, ये पर्सनल अटैक है। आप माइंड की ओर इशारा कर रहे हैं और बोले कि इनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये पर्सनल अटैक है। एनीवेज, खैर अमित जी, मैं अपनी बात मैं अगर आप इजाजत दें, मैं तो इजाजत दे रहा हूं। पर्सनल अटैक तारिक अहमद लारी करने लगेगा तो पूनावाला जी बैठ ना पाएंगे। आप पर्सनल अटैक मैंने किया ना तो आप बैठ ना पाएंगे। ये थर्ड फिर आप कहेंगे समाजवादी वाले ऐसी बात कर रहे हैं। पहले अपने नेताओं को देखिए, अपने कैरेक्टर को देखिए, अपनी जबान को संभालिए, उसके बाद कहिए। जब आप हमारे नेता के बारे में बोलेंगे तो बट नेचुरल है, जैसी तेरी दाल भात वैसा मेरा फातिया, जैसा तेरा गाल वैसा मेरा तमाचा। मेरा ये टैक्टिस सीधे सीधे रहता, आप जैसा करोगे मैं वैसा दूंगा। अच्छा ठीक है, तहसीन में लेट बुरा ना मानिए उसमें। ओके तहसीन पूनावाला। भाई आप हो कौन? आप हो कौन? प्लीज अभी आप प्लीज अरे आप कौन हो? बंद कीजिए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। ये आपको सेल्फ इम्पोर्टेंस की, आपको सेल्फ इम्पोर्टेंस की बीमारी है। आपको सेल्फ इम्पोर्टेंस है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अमित जी से बात कर रहा हूं। जब भी मैं अमित जी से बात कर रहा हूं, बीच में आके बात कर रहे हैं। गाल, तमाशा, गटर, 420 मक्कारी, क्या चल रहा है? आपको कोई तमीज है? अच्छा तहजीब है आपको बात करने की? आपको कैसे कैमरे में बात कर रहे हो? आप कैसे बैठे हो यहाँ पे? पर्सनली आप कैसे आ गए यहाँ पे? जगह से ले आए, कोई ट्रीटमेंट चल रही थी, इस तरह की बातें कर रहे थे। ये राष्ट्रीय चैनल है। Who the hell are you to talk over here? नहीं देखिए, दोनों तरफ से मर्यादित रहना चाहिए। Who the hell are you to talk over here? He is my guest, my respected guest, और आप भी मेरे सम्मानित गेस्ट हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थर्ड फ्रंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। थर्ड फ्रंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ममता जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा कि जहां पे उसकी हैसियत नहीं है वहां पे वो ना बोले। तो अब वही पोजीशन आ रही है जो मैंने उस दिन बोला था। और विवेक जी अरे नहीं, और ये होगा तो हंगामा होगा, तो इलेक्शन के बाद सब एक है, तो फलाने। हम आपसे ज्यादा जानते हैं विवेक जी, आप लेफ्ट का करते हैं। आप कार्ल मार्क्स को जानते होंगे, आप लेनिन को जानते होंगे, आप उनको जानते होंगे। मैं सिर्फ इन लोग को जानता हूं, ये सब बेकार के लोग हैं। मेरा हिंदुस्तान ना कार्ल मार्क्स के उससे चलेगा ना हिटलर के उससे चलेगा। जो उन लोगों के नक्शे कदम पे चलना चाहेगा वो अपने देश को भी बर्बाद करेगा और खुद अपने आप को बर्बाद करेगा। हम फिलहाल अपने भारत की बात करें, भारत के नागरिकों की बात करें। सुधांशु जी आपसे भी मेरा यही नहीं, आप समाजवादी पार्टी के अपने नागरिकों की बात कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। शायद आपको वही नहीं ज्ञान है।
आपको ये भी नहीं विवेक जी, ध्यान है कि हमारे इंतकाल फाउंडिंग के 2 फादर्स के साल बारे में पहले भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी मुलायम सिंह चाहिए। जी को हमने चीफ गेस्ट के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स में बुलाया था एबी वर्धन की मेमोरियल मीटिंग में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। आपको यह भी नहीं पता होगा। तो जब आपको ज्ञान कम है पुरानी राजनीति का तो आप थोड़ा समझ के बोलिए, और बहुत सी बातें जो होती हैं वो समय पे बोली जाती हैं। जनाब, कितने साल से राजनीति में है? कितने साल से राजनीति में है? नहीं उसका राजनीति में कितने साल से नहीं चाहिए। आप पहले 50 साल की उम्र हो गई, मेरे फादर 78 साल के हो गए, और मेरा दादा कब्रिस्तान में लेटे हैं, और परदादा भी कब्रिस्तान में लेटे हैं। नहीं वो जो भी उससे पहले रजवाड़े खानदान से हूँ, तो राजनीति के बारे में मुझे न सिखाइएगा। मैं मुलायम सिंह राजनीति के बारे में मुझे न सिखाइएगा, ये ध्यान रखिए। ये विषय नहीं है, लेनिन और मार्क्स विषय नहीं है। लेनिन और मार्क्स का हमारी चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। अब तो जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। आज इंडिया गठबंधन की ये वस्तु स्थिति हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर यथार्थ और ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर अहरनिश 24/7 काम करें जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करते हैं, तो स्थिति बदल सकती है। अन्यथा तात्कालिक मुद्दों पे बयानबाजी करके जाति और सांप्रदायिकता का कार्ड खेलकर मेरे विचार से अब वो दिन लग जाए जब भारत की राजनीति में कार्य हो जाया करता। जी तारिक अहमद 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। देखिए यहाँ पहली बात है, यहाँ कोई कवि सम्मेलन नहीं चल रहा सुधांशु जी, एक बात को ध्यान रखिए, ना मुशायरा चल रहा है ना कवि सम्मेलन चल रहा है। दूसरी बात यह है कि कौन सा इंडिया गठबंधन, मैं तो पिछले 3 महीने से चिल्ला रहा हूं और आप भी सामने बैठे हुए हैं, मैं पूछ रहा हूं कौन सा इंडिया गठबंधन। जबरदस्ती आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हमारा कौन सा इंडिया गठबंधन है? अमीर जी आप ही बता दीजिए, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था और मुझे अभी हजारों मील तक दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे वाकई में नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे थर्ड फ्रंट जरूर दिखाई दे रहा है, वो थर्ड फ्रंट कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक है सुधांशु, ये तय है कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कोई मुशायरा नहीं सुनाया था, कोई कविता नहीं सुनाई थी, उन्होंने एक छंद सुनाई थी। ओके सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैंने तो मैटर को थोड़ा लाइट करने का प्रयास किया। लारी साहब आपने सही कहा, यहां ना कवि सम्मेलन नहीं था, यहां तो दे दनादन चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर दे दनादन, और पता नहीं अगर ब्रेक ना आ जाता तो भाषा कहां पहुंच जाती। और अगर इंडिया गठबंधन नहीं है, लारी साहब इंडिया गठबंधन नहीं है, तो ये मुंबई की बैठक में अखिलेश यादव जी किस में गए थे? वो पीछे तो लिखा था ना, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो आकर बोलते थे। तो कृपया आज आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं या नहीं है। देखिए जहां भी गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी बैड ब्लड होता है। वाजपेयी जी की एक सरकार थी, जयललिता जी ने के साथ जो ड्रामे हुए थे हमने खुद देखे हैं। ममता बनर्जी उसका पार्ट थी, फारूक अब्दुल्ला भी उसी का पार्ट। जहां गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी वहां क्या होता है? एक सेकंड, विवेक से बात तब कम अगेन, जहां गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी वहां क्या होता है? वहां बैड ब्लड होता है। क्यों होगा बैड ब्लड? बैड ब्लड आपस में होता है। बैड ब्लड यानी कि मनमुटाव होगा, खींचातानी होगी, कई बार दोषारोपण होगा। वाजपेयी जी के लिए, मैं तो वाजपेयी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सुधांशु यहां बैठे हैं। वाजपेयी जी के लिए भी बड़ा मुश्किल था उस वक्त गठबंधन की सरकार को चलाना। बहुत सी बातों पे उनके अपने जो सहयोगी पार्टनर्स थे उनके साथ नहीं थे, बहुत से मुद्दों के ऊपर। जयललिता जी के साथ एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, हम सब ने देखा था उसको मीडिया पे। तो ये, और दूसरी बात 2004 में जब हम लोग आए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तब भी वो इसी तरह की परिस्थितियां थी। ओके सुधांशु था, कैसे दल आपस में नहीं बन पा रहे थे, कुछ अलायंस। जी आप कह रहे हैं कि 2004 में इलेक्शन के पहले होंगे, कुछ अलायंस इलेक्शन के बाद होंगे। लेकिन ना बीजेपी उस तरह की है ना विपक्ष उस तरह का है आज की तारीख के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी, बैड ब्लड होता है अलायंसेस के अंदर, गठबंधन में बैड ब्लड हो जाता है कि विवेक जी अब ये क्या हो जाता है कि लाल सलाम वालों को, देखिए लाल सलाम वालों को लाल रंग से बड़ा प्यार होता है, खून वून इनको बहुत जल्दी समझ आता। बैड ब्लड कहने लगे, मुझे तो नहीं लगता कि गठबंधन में कहीं खून या ब्लड जैसी कोई चीज आती होगी। हाँ, इनकी जरूर स्थिति रहती जब ये गठबंधन में रहते हैं, पाउंड ऑफ फ्लश निकालने की कोशिश करते हैं, और यूपीए 1 में यही हुआ था। और अगर मैं कहूं कि कांग्रेस की पराभव के सबसे बड़े कारण यही लोग बने, क्योंकि हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरियां कभी कांग्रेस इससे पहले नहीं करती थी, वो लेफ्ट की थ्योरियां थी। कोई बात नहीं, मगर साहब वो जमाना बहुत पुराना हो गया, वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। अब ये मोदी जी का दौर है, वो दौर थे जब हम उतने मजबूत नहीं थे। आज भाजपा बहुत मजबूत है, गठबंधन भी उतना ही मजबूत है। इसलिए ही तो मैंने आपसे कहा, आप 1998-99 की बात कर रहे हैं, आप 20वीं सदी से निकल के 21वीं सदी में आए नहीं। जो सौहार्दपूर्ण समन्वय दिखाई पड़ा, उसे देखकर मेरे मन में जानते क्या भाव उत्पन्न हुआ?
वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। जिन लोगों के मन में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में इस ढंग का भाव रहता है, उनके साथ जानते क्या गति होती है? एक रामचरितमानस की चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, अर्थात अच्छी मति, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके मन में रहती है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं, यही पुराण और उपनिषद कहते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इनपे चूंकि कुमति दिखाई पड़ रही है, इस कारण से अनेक विपत्तियां आ रही हैं, और जो सुंदर समन्वय दिखाई पड़ा उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपके इस टीवी शो के ऊपर आज वो बिल्कुल जाहिर हो गया। नेहरू ने गलती नहीं बवंडर की। अमित शाह ने गिनाई कश्मीर पर पूर्व पीएम की 2 भूलें तो मचा हंगामा। संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक को बुधवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने पेश किया। इस दौरान जोरदार बहस हुई और जोरदार हंगामा देखने को मिला। अमित शाह ने बिल पेश करते हुए पिछड़ों, कश्मीर पंडितों और विस्थापितों को अधिकार और आरक्षण की बात कही। इसके अलावा अपने भाषणों में कई बार उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मसले पर गलतियां नहीं बवंडर किए हैं। उन्होंने कहा कि पहली गलती यह थी कि 1947 में जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीज फायर कर दिया। ऐसा नहीं होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा रहता। विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये लोग एक ही गलती पर बिफर गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी गलती यह थी कि जम्मू कश्मीर के मसले को वह संयुक्त राष्ट्र में ले गए। यही नहीं, उन्होंने नेहरू की ओर शेख अब्दुल्ला के लिखे एक पत्र का अंश भी पढ़ा जिसमें नेहरू ने यूएन जाने और सीज फायर करने को गलती माना था। नेहरू के पत्र का अंश पढ़ते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संयुक्त राष्ट्र से कुछ मदद नहीं मिलेगी। सीज फायर सही फैसला था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे गलत समय पर लागू किया गया था, बजाय कुछ और फैसला लेना चाहिए था। अमित शाह ने कहा कि शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में ही नेहरू ने मान लिया था कि ये उनकी गलतियां थी। इस पर जब खूब हंगामा हुआ तो अमित शाह ने कहा कि यदि आपको गुस्सा ही होना है तो नेहरू जी पर हो। यह बात मैंने नहीं बल्कि उन्होंने ही अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कहा था। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने माना था कि यह गलती थी, लेकिन यह भूल नहीं ब्लंडर था। वक्त जब यूएन में मामला भेजना था तब भी जल्दी की गई। यदि ये ले ही गए थे तो चार्टर 35 की जगह 51 के तहत ले जाना था। कुछ लोगों को मेरी भाषा खराब लगती है, लेकिन मैं तो देश की ही भाषा बोलता हूँ। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग तो आर्टिकल 370 हटाने पर की नदियां बहाने की बात करते थे, लेकिन हमने तो आतंकवाद के इकोसिस्टम पर ही हमला कर दिया। अमित शाह का पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिए गए इस वक्तव्य पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।